नहीं, देखो मैं बिल्कुल कम टाइम में आपका पूरा कंटेंट रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरी वीडियो छोटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट आधा आधा है। जितना आपके 1 घंटे की वीडियो में होता है उतना मेरी वीडियो में होता है, ठीक है। ये देखो इतना डिटेल में करवा रहा हूँ मैं, करवा देगा कोई तुम्हें इतने कम समय में? सो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर करेंगे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप इसे कह सकते हैं एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपके पास आई होगी वीडियो लगभग 27 मिनट की, 26-27 मिनट की, लेकिन मेरे को ये वीडियो बनाने में पर्टिकुलरली 6 से 7 घंटे लग गए हैं। क्यों लगे 6 से 7 घंटे? क्योंकि भाई मैंने ये वीडियो एक बार नहीं बनाई, मैंने बहुत बार बनाई। जैसे कोई एक टॉपिक है, ठीक है, मेरे को वो समझाना है, तो मान लो मेरे को उसे समझाने में 5 मिनट लग गए, फिर मैंने तो फिर पूरी वीडियो जो थी वो 1 घंटे 10 मिनट की बन गई थी पहले, सबसे पहले। फिर मैंने उसे और रिड्यूस करा, दूसरी बार बनाई और प्रिसाइज करके। कंटेंट कम नहीं किया, ये मत सोचा कंटेंट कम किया, कंटेंट पूरा डिटेल में है। अगर कोई बंदा इस वीडियो को पहली बार देखेगा उसे भी समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा कंटेंट मैंने इसमें डाला है छोटी सी वीडियो में। मैंने इसे बहुत बार बना लिया, पहले 1 घंटे 10 मिनट की करी, फिर रिड्यूस करके 1 घंटा करा, फिर रिड्यूस करके 40 मिनट करा, फिर 30 मिनट करा, फिर 27 मिनट इसी वाली वीडियो आपके पास बढ़िया सी वीडियो बन के आई है। ठीक है, कंटेंट कम नहीं किया, ये मत सोचना कि आधा आधा पढ़ाऊंगा, नहीं। अगर कंटेंट कम लगता है तो नीचे आके कमेंट कर दो। ठीक है, पूरा कंटेंट इसमें कवर होगा इस छोटी सी वीडियो में। ठीक है, तो जितना प्रिसाइज हो सकता था, जितना छोटा हो सकता था, जितना मैंने आपका टाइम सेव कर सकता था उतना मैंने करा है, जितना डिटेल हो सकता था उतना भी मैंने करा है। ठीक है, डिटेल हो सकता था नहीं, पूरा ही डिटेल है। ठीक है, अगर कोई बंदा इसको पहली बार भी देखेगा तो मेरे ख्याल से उसको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करें फिर अपनी वीडियो को। तो भाई कई बच्चे मुझसे कह रहे थे कि अब भैया प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है, मार्क्स कम आ रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि तेरे प्री बोर्ड में कम आए हैं तो तू बोर्ड में कैसे जाएगा, रिश्तेदार टोंट मार रहे हैं और डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, बहुत टेंशन है, बोर्ड भी आ रहे हैं, तो क्या करें, कुछ नहीं पढ़ा। तो मैं आपको बताऊंगा ये समय पैनिक होने का नहीं है, ये समय है दिमाग से काम लेने का। आप अगर दिमाग से काम लोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, पैनिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लोग कह भी रहे हैं कि भाई तूने प्री बोर्ड में तेरे बढ़िया मार्क्स नहीं आए तो उससे ना हो पाएगा, 95+ जो आपका स्टार्टिंग में एम था, अगर वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसे टूटने मत दो। कोई भी रिश्तेदार कोई भी कुछ कह रहा है, कहने दो भाई, हमें क्या, हमें मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है, हम बड़े लोग हैं, हम अपने आप देखेंगे। ठीक है, हम लड़ेंगे एग्जाम से, एग्जाम में फोड़ के आएंगे, एग्जाम में 95+ लाएंगे। हमने जो स्टार्टिंग में एम किया था वही अब हमारा एम है, एम चेंज नहीं करना। ठीक है, अपनी गोल की तरफ इतने ज्यादा फोकस्ड हो जाओ, इतने ज्यादा फोकस्ड हो जाओ कि डिस्ट्रैक्शंस भी बोल दें कि भैया मेरे बस की नहीं है तुझे डिस्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, बिल्कुल ये मत सोचना कि कुछ कंटेंट कम होगा। और यार एक बार मेरे कहने से पूरी वीडियो देख लो। ठीक है, कोई पूरी वीडियो देखता ही नहीं मेरी, उसे उन्हें पता ही नहीं चलता। एक बार मेरे कहने से पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद अगर आपको बेकार लगी, कुछ फायदा नहीं हुआ वीडियो से, तो आज के बाद मेरी वीडियो मत देखना। ठीक है, शुरू करें चैप्टर को। ओके, और हाँ, ये है हमारे गांधी जी। तो भाई चैप्टर के नाम पे थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसको मैं यूज़ कर सकूं उसको मैं कहूँगा रिसोर्स। अगर मेरे पास थोड़ी सी लकड़ी पड़ी हुई है, उस लकड़ी को यूज़ करके मैंने चेयर बनवा दी, मैंने टेबल बनवा दिया, तो मैंने उस लकड़ी को अपने काम में ले लिया, इसको मैंने इसलिए मैं उस लकड़ी को कहूँगा रिसोर्स। ठीक है, आप जिस फ़ोन से मेरी वीडियो देख रहे हैं उस फ़ोन का आप यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो फ़ोन आपके लिए क्या है? रिसोर्स। आप मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपके लिए क्या हूँ? रिसोर्स। ठीक है, जिस भी काम को, जिस भी चीज़ को आप यूज़ करते हैं उसको हम कहेंगे रिसोर्स। देखो, एवरीथिंग इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड दैट इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, वो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकली फीजिबल, सस्ती होनी चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैंने आपको रिसोर्स बता दिया। डेवलपमेंट का मतलब होता है, सबको पता है, विकास। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम जो रिसोर्सेज हैं उन्हें क्लासीफाई करेंगे कि देखिए किस किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। तो भाई अभी हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे कि रिसोर्स किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपको 5 क्लासिफिकेशन पढ़ना है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखो, ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, एक बायोटिक और एक नॉन बायोटिक। बायोटिक से साफ पता चल रहा है, बायो मतलब कि लाइफ, और जिसमें लाइफ हो वो बायोटिक वाला मतलब कि लिविंग थिंग्स। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स वो बायोटिक और जो नॉन लिविंग थिंग्स वो नॉन बायोटिक। इससे एग्जांपल देख लो, फिशेस, फ्लोरा फौना। फ्लोरा फौना मतलब कि जैसे पेड़, जानवर, ये सब। ठीक है, और बफेलोज, जब आप दूध पीते हो गाय का, वो गाय नहीं, सॉरी, भैंस। माउंटेन, इसमें नॉन बायोटिक में क्या आएगा? माउंटेन्स, वाटर, वुड, फोन, सब देख रहे हो। ठीक है, ये सब आएंगे इसमें। ठीक, तो भाई अब अपना दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, अभी हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब देखेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी। तो रिसोर्स फिर से 2 तरीके से डिवाइड है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबको पता है, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से? विच कैन बी रिन्यूड, मतलब जिनको हम वापस रिन्यू कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमने फोन की वैलिडिटी रिन्यू करा ली,
यानी कि उनको हम वापस से पा सकते हैं, किसी तरह वापस से रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, वो कभी भी खत्म नहीं होते, ठीक है। सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी, वाटर एटसेट्रा, ठीक है। ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसे हम वापस रिन्यू कर सके। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से, विच कैन नॉट बी रिन्यूड, सिंपल सी बात है, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार अगर वो खत्म हो गए तो खत्म हो गए। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन। हम चलते हैं तीसरे की तरफ। भाई देखो नेक्स्ट, यानी कि थर्ड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कौन उस चीज को, कौन उस रिसोर्स को ओन करता है, कौन उसका मालिक है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, जो कोई भी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो कोई भी इंडिविजुअल ओन करता है। फॉर एग्जांपल पेन, आपका जो पेन आपके हाथ में वो आपका है, तो यानी कि वो आपकी जो पेन रिसोर्स है, वो एक आप उसको यूज कर रहे हो, वो रिसोर्स है, पहली बात। तो दूसरी बात, वो आपका पेन है, वो केवल आपका ही है, ठीक है। तो इसलिए वो इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ। किसी का घर, किसी की गाड़ी, मेरा मार्कर, ये सब क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। किसको, कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा है, इस मार्कर को केवल मैं ओन कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा है हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जिसको पूरी कम्युनिटी ओन कर रही हो, ठीक है, ओन्ड बाय कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल पार्क, कोई भी पार्क है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पार्क है, वो पूरी कम्युनिटी का पार्क है, ठीक है। कोई भी कुआं है वो कम्युनिटी का है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आता है नेशनल रिसोर्सेज, जिसको पूरी कंट्री ओन करती हो। देखो हम धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले हमारी चीज एक इंसान की, उसके बाद एक कम्युनिटी की, उसके बाद पूरी कंट्री की, ओन्ड बाय ए कंट्री। कोई भी रिसोर्स जो कंट्री ओन करे, फॉर एग्जाम्पल कंट्री के अंदर जो लैंड आता है। अब अगर पाकिस्तान वाले आके कहने लगे कि इंडिया वाला हमारा लैंड है, तो हम चाटा मारेंगे दबा के कि भाई ये तो हमारा है। तो इसका मतलब जो लैंड है कंट्री का, वो उसकी कंट्री ओन करेगी। जो कंट्री में रिवर्स फ्लो हो रही है वो भी कंट्री ओन करेगी। उसका जो फॉरेस्ट है वो सब कंट्री का अपना ही है, ठीक है। हमारे जो इंडिया में फॉरेस्ट है उन सब पे हमारा राज है, कोई और देश का आके उस पर राज नहीं कर सकता। ओशियन नियर इट, अब ये समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इंडिया है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। बना नहीं मेरे पे कोई बात नहीं, ठीक है, बना नहीं मेरे पे कोई बात नहीं। देखो ये भारत है और ये ओशियन है यहाँ पे, ठीक है, ये ओशियन है। तो अब देखो यहाँ से इसकी बाउंड्री से ऐसे करके एक मतलब जो पानी होता है ना यहाँ पे, ये हमारी बाउंड्री है, तो यहाँ पे पानी होगा बहुत सारा। यहाँ पे 22 जो ये डिस्टेंस है, 22 नॉटिकल माइल्स, इतनी डिस्टेंस तक जो पानी है वो हमारा है, ठीक है। जो ओशियन है वो हमारा है, समझ गए क्या। 22 नॉटिकल माइल्स दूर हमारी जो बाउंड्री है, उससे 22 नॉटिकल माइल्स दूर तक जो ओशियन है वो हमारा है, ठीक है। तो ओशियन नियर इट। अगला है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसको कोई भी ओन नहीं कर सकता, कोई नहीं, ये नहीं कह सकता कि ये चीज मेरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओशियन जितने भी है, ये जो पास का ओशियन है ये तो हमारा है, लेकिन जो दूर का है उसका क्या, वो तो हमारा नहीं है, तो वो किसी का भी नहीं है, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। मून, हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि मून हमारा है, ठीक है। तो ये हुए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। चलो भाई, अब हम क्लासिफाई करेंगे रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब किस किस रिसोर्स को कितना कितना हमने विकास कर लिया, किस किस रिसोर्स का। पहले है पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्सेज विच आर नॉट यूज, जिन रिसोर्सेज को हम यूज नहीं कर रहे वो होंगे पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात, जो राजस्थान और गुजरात है उसमें विंड मिल लगा के बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, पर हम क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मतलब हम नहीं कर रहे उसे प्रोड्यूस, इसलिए हमने उसे कहा पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब रीजन आता है हम क्यों नहीं कर रहे भाई प्रोड्यूस, तो भाई बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे खर्चा ज्यादा आएगा, लॉन्ग टर्म चीज है, तो इसलिए कई रीजंस की वजह से हम यूज नहीं कर रहे, इसलिए क्या हुआ, पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर नॉट यूज। अगले हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिसको हम यूज कर रहे हैं, रिसोर्सेज विच आर इन यूज इन प्रेजेंट, जिसको हम यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, विंड, सोलर एनर्जी, इन्हें हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हुए, डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारे स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज वो हैं जो कि यूज तो हम कर सकते हैं, पर हमें पता ही नहीं कि उन्हें यूज कैसे करें। which can be used but we do not have technology to use them. For example H2O, अब H2O है मेरा, H2O को मैं ब्रेक करके, H2O और फेमस एग्जांपल है ये उसमें आपकी एनसीईआरटी में, H2 और O2 को तोड़ सकता हूँ मैं, तोड़ के H2 को एज अ फ्यूल यूज कर सकता हूँ, O2 को सांस लेने के लिए यूज कर सकता हूँ, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, स्टॉक रिसोर्स में। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, H2O को H2 और O2 में तोड़ने का तरीका आ गया है और वो है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, लेकिन ये पहले की चीज है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि इनको तोड़ने का तरीका नहीं है। अब हम अगली बात करते हैं रिजर्व्ड रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड बट आर केप्ट फॉर फ्यूचर, ऐसे रिसोर्स जिसको हम यूज कर सकते हैं, हमें पता भी है कैसे यूज करने हैं, लेकिन हमने उन्हें अभी तक यूज नहीं किया है ताकि हम फ्यूचर में जाके उनका यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन जो आपका वो था वो खत्म कर दिया है। अब हम चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की तरफ। मैंने क्या स्पेलिंग लिख दी। तो भाई अभी हमें बात करनी है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। पहले पता है अभी लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है जो रिसोर्सेज हैं जो जिन्हें हम यूज कर रहे हैं, जैसे ओशियन, वाटर, ये सब, ये भगवान का नहीं, नेचर का दिया हुआ कोई भी गिफ्ट है, कोई भी तोहफा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा तोहफा है
तो वो इसको बिना किसी कुछ सोचे समझे इतना यूज कर रहे हैं, इसका बहुत मिसयूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, और ये रिसोर्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। भाई कुछ इंडिविजुअल्स, अमीर लोग ऐसे हैं जो पानी वेस्ट कर रहे हैं, कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो पानी बिना मिले मर रहे हैं। तो गलत बात हुई ना, ये एक तरह से रिसोर्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स। भाई कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लोगों को पता ही नहीं रिसोर्सेज, मतलब लोग बिना कुछ सोचे समझे गलत तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेड़ों को बिल्कुल मतलब बिना कुछ सोचे समझे काटे जा रहे हैं, लकड़ी चाहिए लकड़ी चाहिए। अब ये तो देख लो, उसकी वजह से हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऊपर से डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो इन दिक्कतों को कम करने के लिए हमारे पास एक नया टर्म लाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसे देखते हैं। तो भाई अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग अवर एनवायरनमेंट। जो हमारा डेवलपमेंट है वो इस प्रकार से चलना चाहिए कि वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो। ठीक है, डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद अवर फ्यूचर। जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रहा है उसे वो हमारे भविष्य को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, ये हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। अब हम चलते हैं रिसोर्स प्लानिंग की तरफ। ठीक है, जो हम रिसोर्स हैं उसे अगर एक प्लान करके और फिर यूज करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। जैसे हम अपने दिन को पूरा प्लान करते हैं कि इतने बजे से हमें इतने बजे तक ये सब करना है। ठीक है, ऐसे ही हम रिसोर्सेज को किस किस तरह से प्लान करते हैं वो हमें अभी देखना है। तो भाई अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, जैसे हमारे पास हमारे देश में कई जगह पे ऐसा है, जैसे आसाम है उसमें बहुत सारी पानी है और राजस्थान में पानी की कमी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को डील करने के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस हैं अपने रिसोर्स को अच्छे तरीके से प्लान करने के लिए। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री। ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, सर्वेइंग, मैपिंग। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, सर्वे करके मैपिंग करके हम देखते हैं हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। ठीक है, दूसरा होता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। तगड़ी स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसके बाद इसका मतलब सिंपल सा है। उसके बाद हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसे इस प्रकार का बनाते हैं कि हम आराम से और ऐसे प्लान बनाते हैं कि हम आराम से जो हमने यहाँ पे रिसोर्सेज छाटे हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करके उन्हें यूज में ला सकें। तीसरा होता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। फिर हम मैच करते हैं जो हमारे ये वाले डेवलपमेंट जो प्लान हमने बनाया है ये पूरे डेवलपमेंट प्लान के सामने कैसा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी रिसोर्स प्लानिंग। देखो मैं बिल्कुल कम टाइम में आपका पूरा कंटेंट रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि मेरी वीडियो छोटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट आधा आधा है। जितना आपके 1 घंटे की वीडियो में होता है उतना मेरी वीडियो में होता है। ठीक है, ये देखो इतना डिटेल में करवा रहा हूं मैं, करवा देगा कोई तुम्हें इतने कम समय में। तो अब हम चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। तो भाई अब हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। ठीक है, जो हमारी जमीन है वो भी तो एक तरह से रिसोर्स है, हम उसको यूज कर रहे हैं, हम उस पर रह रहे हैं, हम उस पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम उस पर घूम रहे हैं, एक तरह से वो हमारे लिए रिसोर्स है। अब हम लैंड रिसोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो लैंड रिसोर्स 3 प्रकार में डिवाइडेड है, प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लेटूज। प्लेन्स वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं, माउंटेन्स पहाड़ होते हैं जहाँ पे हम टूरिज्म के पर्पज से जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और प्लेटूज वो जगह होती है, मतलब एक तरह से आप मान लो कि एक जगह होती है, आपने बचपन में वैसे पढ़ा होगा, अगर जिनको नहीं याद है तो बता देता हूँ। एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मिनरल्स को लेने के लिए ये जगह काम में आती है। ठीक है, प्लेन्स हमारे कंट्री में है 43% जो लैंड है वो प्लेन्स हैं। ठीक है, और ये हमारे में है 30% माउंटेन्स, और बाकी आप निकाल लो 27% ही हो गए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मैंने आपको बता दी इनकी कंपोजिशन क्या है हमारे लैंड की। भाई अब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की। हम अपने लैंड को किस किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, देखो पहला तो है फॉरेस्ट में, भाई फॉरेस्ट लैंड पे होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा एग्रीकल्चर, हम वहाँ पे एग्रीकल्चर करके यानी कि उस लैंड को कल्टीवेट, उस लैंड पर कल्टीवेशन करके वहाँ पे क्रॉप्स उगा के उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारा लैंड है जिस पे हम कल्टीवेशन नहीं करते उस पर हम क्या कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, ये सब काम होते हैं। ग्रेजिंग करवाते हैं कैटल्स को। ठीक है, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता तो यहाँ पे भी हम लैंड को यूज़ करते हैं। अब देखो एक चीज़ आपको याद रखनी है, फैलो लैंड क्या होता है। फैलो लैंड्स वो होता है जो लैंड्स विच आर नॉट कल्टिवेटेड फॉर लास्ट 1 ईयर। ठीक है, ना करंट फैलो भी कहते हैं, मतलब करंट फैलो लैंड वो हैं जिनको हमने पिछले 1 साल में कल्टीवेट यानी कि उस पर कोई भी फसल नहीं उगाई। ठीक है, नेट सोन एरिया आपको याद रखना है। नेट सोन एरिया क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट द टोटल एरिया सोन बाय क्रॉप्स। ठीक है, ये हो गया हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो भाई अब हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, अभी हमने देखा कि लैंड हम कैसे कैसे यूज करते हैं, और अब हम देखेंगे कि लैंड के साथ क्या क्या बुरा हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज, प्रोसेस बाय विच ह्यूमन एक्टिविटीज, विच हटा लो,
ह्यूमन एक्टिविटीज दैट लगा दो, दैट हार्म्स द लैंड। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे हम अपनी एक्टिविटीज के द्वारा अपने लैंड को हार्म करते हैं, उन्हें हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, जिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लैंड हमारा खराब हो रहा है उन्हें नहीं कहते, उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस से हम अपना लैंड खुद खराब कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हम कैसे खराब करते हैं अपना लैंड। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम पेड़ों को उखाड़ रहे हैं इसलिए लैंड खराब हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग, जो कैटल है वो ओवर ग्रेज कर जाते हैं, बहुत सारी ग्रेजिंग करवा देते हैं। ठीक है, तो कुछ बचता ही नहीं। माइनिंग मतलब कि जो हमारा लैंड है उसके अंदर जाके सोना चांदी ये सब निकालना। ठीक है, और ओवर इरिगेशन, कई जगह में यूपी में ये दिक्कत है, जो ओवर इरिगेशन है वो क्या करता है, जो पानी में होता है सॉल्ट, ठीक है, वो सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो सॉइल में बढ़ा देता है, इसलिए सॉइल खराब हो जाती है और लैंड खराब हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, आप देखो ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं और इसके कंजर्वेशन मेजर्स क्या हैं। टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, ये हमने देख लिया हम लैंड को कैसे डिग्रेड करते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि हम उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। कैसे, पहला है डिफॉरेस्टेशन का उल्टा एफॉरेस्टेशन, हमें पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, दूसरा है हमारा प्रॉपर ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स। यहाँ पे हमने देखा था ओवर ग्रेज कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर ग्रेजिंग सिस्टम होना चाहिए कि भाई हाँ इतने कैटल ग्रेज करवाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा खेती खा गए कैटल। तीसरा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, जो हमारे वेस्टलैंड्स हैं उन्हें खराब नहीं जाने देना, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। और है प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्रीज से कचरा निकलता है उन्हें ऐसी उल्टी सीधी जगह पे नहीं फेंकना, एक सही जगह पे जाके उन्हें डिस्चार्ज करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो भाई हमारा लैंड रिसोर्सेज खत्म हो गया है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिसोर्स की तरफ, लास्ट रिसोर्स की तरफ, सॉइल रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो ये ना बहुत सारे मिलियंस ऑफ साल लेते हैं, मिलियंस ऑफ साल मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं सॉइल को। ठीक है, और कई ऐसे फिजिकल प्रोसेस होते हैं जैसे रेनिंग, प्रेशर सिस्टम, जो हमारी सॉइल को बनाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स, ये सब बहुत सारे जो प्रोसेस हैं, जो नेचर के प्रोसेस हैं, वो कंबाइन होकर सॉइल को बनाते हैं। तो देखो अब हर जगह अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स रहेंगे, जैसे प्रेशर अलग रहेगा हर जगह का रेनिंग सिस्टम अलग रहेगा, कहीं ज़्यादा रेन हो रही है कहीं कम रेन हो रही है, इस वजह से जो सॉइल है वो भी डिफरेंट टाइप्स की रहती है। तो हमें इसमें बेसिकली टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ना है। ठीक है, कई बच्चों को लगता है कि ये रटने वाली चीज़ है, लेकिन छोटा सा ये इतना बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, रट लेंगे उसको तो हम, उसके बाद हम थोड़ा सॉइल इरोजन देख लेंगे या फिर छुट्टी कर देंगे। ठीक है, तो भाई अब हम फाइनली चलते हैं टाइप ऑफ सॉइल्स की तरफ। ठीक है, ये हमें पहली पढ़नी है एलुवियल सॉइल, और ये ही सबसे बड़ी वाली है। ठीक है, देखते हैं। इट कवर्स एंटायर नदर प्लेन्स, जो नदर प्लेन है पूरे वो हमारे एलुवियल सॉइल से कवर है। इट इज डिपॉजिटेड बाय गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। हमारा जो एलुवियल की सॉइल होती है, जो एलुवियल सॉइल का पार्टिकल होता है ना वो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं इसमें। और इट इज़ वेरी फर्टाइल। क्यों फर्टाइल है भाई? क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें हैं, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, इसमें ये सब चीज़ें हैं, इसलिए कि ये फर्टाइल हुई। अब हम देखते हैं ये दो तरीके से डिवाइडेड है, एक तो भांगड़ और एक खादड़। भांगड़ क्या होती है? ओल्ड एलुवियल सॉइल, जो एलुवियल सॉइल जो पुरानी हो गई है, ठीक है, उसको हम कहेंगे भांगड़ सॉइल। अब अगर वो पुरानी है तो लेस फर्टाइल होगी, तो ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, और इसमें कंकड़ के नोड्यूल्स आप कह सकते हैं, जो कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक लगाया है। अब देखते हैं खादड़। अब ये अगर ये पुरानी है तो ये न्यू एलुवियल सॉइल है। अब न्यू होगी तो मोर फर्टाइल होगी, भाई ज़्यादा है, इसको भी अब तक हमने यूज़ ही नहीं करा तो ये ज़्यादा फर्टाइल होगी। और इसमें कंकड़, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया एलुवियल सॉइल। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉइल की तरफ। तो भाई हमारी नेक्स्ट सॉइल है एलुवियल सॉइल, हमने पढ़ ली। ये ब्लैक सॉइल है, इसके बाद सारी छोटी छोटी तीन। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल, इसको हम प्यार से कहते हैं रेगड सॉइल। अब देखो, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन ग्रो करने के लिए ये वाली सॉइल ब्लैक सॉइल बेस्ट है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। पिछली बार हमने देखा था वो बड़े बड़े मटेरियल से बनी हुई थी एलुवियल सॉइल, लेकिन ये वाली जो सॉइल है ये बहुत ही फाइन मटेरियल से, फाइन पार्टिकल से बनी हुई है। हाई कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को यानी कि पानी को अच्छे से होल्ड कर पाती है। दिस सॉइल कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, लाइम, ये सब इसमें होते हैं, बट लैक्स इन फॉस्फोरस। इस सॉइल में फॉस्फोरस बहुत कम प्रेजेंट होता है। इट डेवलप्स क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर विच लीड्स टू प्रॉपर एरिनेशन। ऐसे करके इसमें गर्मियों के समय में इस सॉइल में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अब ये क्रैक है तो इसमें हवा जाएगी, ठीक है, तो प्रॉपर जो हमारी सॉइल है उसका एरिनेशन हो जाता है, यानी कि हवा उसको लग जाती है। ठीक है, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉइल की तरफ। तो भाई ये है हमारी नेक्स्ट सॉइल, हमारी तीसरी सॉइल। ठीक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। हमने दो सॉइल पढ़ ली, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। ये तीसरी सॉइल
रेड एंड येलो सॉइल, ये एक ऐसी सॉइल है जो कहीं कहीं तो रेड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और कहीं कहीं येलो फॉर्म में, वो हम देखते हैं। रेड फॉर्म में ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, इट डेवलप्स, ये डेवलप्स लिखा है भाई, ठीक है, इसे सही कर लेना, डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहां जहां कम रेनफॉल होगा वहां पर रेड होगी। येलो सॉइल इज फाउंड इन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, ये 2 स्टेट में मिलती है येलो सॉइल, ठीक है। अब देखते हैं ये रेड और येलो अलग अलग कलर में क्यों रहती है। इट डेवलप रेडिश कलर बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन, जिस वाली सॉइल में आयरन का डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा वो रेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। एंड इट एग्जिस्ट इन येलो कलर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, और जिस सॉइल में पानी ज्यादा होगा वो येलो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये हमारी सॉइल हो गई खत्म, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉइल की तरफ। तो भाई ये रही अपनी चौथी सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल। इट डेवलप्स इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल, हाई टेम्परेचर जहां पे गर्मी ज्यादा हो और पानी कम हो, लो रेनफॉल हो, वहां पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है। ह्यूमस कंटेंट इज लो बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइज इन हाई टेम्परेचर, अब इसमें हाई टेम्परेचर होता है तो जो अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए ह्यूमस का कंटेंट इसमें कम हो जाता है। इट इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफी, कैशूनट, कैशूनट क्या होता है, काजू, ठीक है, चाय, कॉफी और काजू को ग्रो करने में बहुत मतलब बढ़िया रहती है। इट इज फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एटसेट्रा। देखो ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु यानी कि ये साउथ के इंडिया के, ये जो इंडिया है ना हमारा, ये जो इंडिया है हमारा उसके साउथ मोस्ट रीजन में पाई जाती है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट। और तो भाई नेक्स्ट हमें पढ़नी है एरिड सॉइल्स। एरिड सॉइल्स, इट इज रेड टू ब्राउन इन कलर, कुछ रेडिश ब्राउनिश टाइप की कुछ सॉइल होती है ये। सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर, यानी कि छूने में अगर कोई से छुएगा तो वो उसको सैंडी टाइप की कुछ लगेंगी, और ठीक है ये नमक की होती है, मतलब खाने में नमकीन होंगी, कुछ कोई खा मत लेना, ठीक है। इट लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी होती है, मॉइस्चर मतलब कि पानी। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन इट कैन बी यूज्ड फॉर कल्टिवेशन, मतलब अगर हम सही से इसको पानी वानी देंगे तो हम इसको कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चर के यूज में ला सकते हैं। अब चलते हैं अपनी लास्ट सॉइल की तरफ। तो वीडियो थोड़ी सी अब अंतिम दौर तक जा रही है, तो मुझे लगता है कई लोग तो छोड़ कर चले गए होंगे, जो है वो कमेंट करें कि हाँ भैया हम हैं अभी। तो चलो भाई ये रही अपनी लास्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल है तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट में ही पाई जाएगी। और क्या क्या और क्या क्या देखना हमें इसके बारे में। इट इज फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरियाज, मतलब वही फॉरेस्ट, माउंटेन, हिली मतलब वही फॉरेस्ट, वेयर द सफिशिएंट वाटर इज देयर, ये ऐसे रीजन में पाई जाती है जो मतलब पहाड़ों पर पाई जाती है ये, जहां पे वाटर की कमी नहीं होती, ठीक है। सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट, हमने जैसे देखा था पिछली सॉइल में जो टेक्सचर था वो सैंडी था, इसमें ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करते, ये डिपेंड करता है वहां के माउंटेन एनवायरनमेंट में कि जो सॉइल है उसका टेक्सचर कैसा होगा। इन स्नो कवर्ड एरियाज, भाई सॉइल पहाड़ों पे होगी और पहाड़ों पे क्या होती है, बर्फ, तो इन स्नो कवर्ड एरियाज इट डिन्यूड्स, मतलब कि जैसे पहाड़ पे है सॉइल और पहाड़ पे स्नो भी है, तो जहां स्नो कवर कर लेगी सॉइल को, जब स्नो कवर करेगी सॉइल को तो जो सॉइल है वो खराब हो जाएगी, डिन्यूड्स, डिन्यूड्स का मतलब खराब, एंड बिकम्स एसिडिक, एसिडिक बन जाएगी, एंड लैक ह्यूमस कंटेंट, जो ह्यूमस कंटेंट है वो उसका गिर जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सॉइल्स पूरा कर लिया, और मैं आपको अब एक राज की बात बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक राज की बात यह है कि मतलब राज की क्या सबको ही पता है, जैसे हमने देखा था कि 2020 के क्वेश्चन पेपर और 2021 का जो आपका सैंपल पेपर है उसमें ऐसे कभी सवाल नहीं पूछता कि राइट अबाउट फॉरेस्ट सॉइल, राइट अबाउट एरिड सॉइल, ठीक है, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछता। ये प्रॉपर्टीज दे देगा कि भाई सॉइल का टेक्सचर उसके माउंटेन की उस पर डिपेंड करता है और वो स्नो में खराब हो जाती है, ऐसी ऐसी चीजें दे देगा और पूछ लेगा कि सॉइल कौन सी है, ठीक है। तो आपको ये, आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी तैयार रहना कि आपको वो ये दे देगा, पॉइंट्स दे देगा और आपसे सॉइल पूछ लेगा, ठीक है। तो सॉइल वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो भाई जल्दी से देख लेते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, डिन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज सॉइल इरोजन। ये मेरी सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी फोर्स की वजह से जो ये सॉइल उखड़ उखड़ के आगे चली गई, ठीक है, यहाँ से सॉइल फिर कम हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। अब देखो ये मैंने आपको सॉइल इरोजन बता दिया, अब ये सॉइल इरोजन क्यों होती है, ठीक है, वो देखते हैं। ये 2 रीजन की वजह से होती है, एक तो हम जो गलतियां करते हैं उनकी वजह से, और जो एक नेचर एक्टिविटीज करता है उनकी वजह से। तो नेचर की एक्टिविटीज होती है विंड, विंड की वजह से भैया हवा है, सॉरी ये हमारी सॉइल है, विंड की वजह से उड़ के भाग जाएगी आगे, तो इसलिए यहाँ से भी सॉइल इरोजन होगा। और ग्लेशियर, जब ग्लेशियर नीचे आएंगे तब भी जो सॉइल इरोजन है वो होगा। और ह्यूमन एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन, रॉन्ग फार्मिंग मेथड्स, ठीक है, इन सब की वजह से जो ह्यूमन हमारी एक्टिविटीज है सॉइल इरोजन होता है। और सॉइल इरोजन, अब देखो सॉइल इरोजन में एक चीज आती है गलीज क्या होती है, ठीक है, जब पानी आता है और वो कुछ चैनल्स काट के चला जाता है, देखो यहाँ पे आ रहा होगा, तो इनको कहते हैं गलीज, ठीक है। और जब ये सॉइल इरोजन होता है और उसके बाद जो लैंड है वो कल्टीवेट होने लायक नहीं बचता, उसे हम यूज नहीं कर पाते, उस पर एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, उसे हम कहते हैं बैड लैंड, ठीक है।
ये दो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखो शीट इरोजन क्या होता है। शीट इरोजन जैसे कि ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से पानी बहता हुआ आया, ठीक है, और पानी बहते हुए आके बहुत बड़े एरिया से सॉइल उखाड़ के ले गया, तो उसको हम कहेंगे शीट इरोजन, ठीक है। अब देखो मैंने आपको शीट इरोजन बता दिया। अब देखते हैं सॉइल हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ये तो हमारी गलतियां हैं और यहाँ पे है कंजर्वेशन। प्लोइंग अलोंग काउंटर लाइन्स, यानी कि हम ऐसे प्लो ना करके ऐसे ऐसे प्लो करेंगे तो क्या होगा, मतलब कुछ ऐसे ऐसे फ्लो करेंगे तो यहां से देखो पानी डायरेक्टली जाता तो ज्यादा इरोजन होता, अब पानी धीरे धीरे जाएगा तो इसलिए कम इरोजन होगा। ग्रोइंग द ग्रास, अगर मैं किसी भी फील्ड में ग्रास उगा दूं तो वो हवा के फ्लो को रोक देगी, ग्रास हवा के फ्लो को रोकती है ग्रास, उसके बाद इरोजन नहीं होगा। ट्री रोज मतलब कि कोई भी मेरे पास फील्ड है, ये मेरे पास फील्ड है, इसके लास्ट में मैंने बहुत सारी ट्रीज प्लांट कर दी है ऐसे करके, ठीक है, बहुत सारी ट्रीज है लास्ट में बाउंड्री पर, तो देखो जैसे ही हवा आएगी यहाँ से बाहर से तो ट्रीज उन्हें रोक लेंगे तो अंदर की जो सॉइल है वो उड़ के नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा चैप्टर खत्म। मेरे को नहीं लगता कि इससे बेस्ट रिवीजन आपको यूट्यूब पर कहीं भी मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।